सो फाइन एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन तक खत्म कर दिया था। आज इसके आगे बढ़ते हैं और हाइपर के बाद हम रेजोनेंस में एंटर करते हैं, राइट। सो तो पहले मुझे ये समझाओ, रेजोनेंस से आप क्या समझते हो, है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेजोनेंस? बोलो। सॉरी, जो स्ट्रक्चर एक्चुअल नेचर में एग्जिस्ट करता है उसको रेजोनेंस बोलते हैं। ओके, ठीक। सो बेसिकली आप लोग ये बोलना चाह रहे हो कि सर कोई भी मॉलिक्यूल का या कोई भी कंपाउंड का या फिर कोई भी आयन का एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं ना। मॉलिक्यूल एक ही है, कार्बोनेट अभी भी उसकी प्रॉपर्टीज वही रहने वाली है, बट एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में जो एग्जिस्टेंस है इसका, जैसे अभी देखो डबल बॉन्ड ओ, सिंगल सिंगल बॉन्ड ओ है। अगर मैं इनकी नंबरिंग कर दूं, बोलूं कि ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, तो अभी देखो डबल बॉन्ड मैं 2 के बीच में भी लगा सकता हूं, डबल बॉन्ड में 3 के बीच में भी लगा सकता हूं, है ना। सो ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन है, बस अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन है इस कार्बोनेट आयन का। ये तीनों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो तो ये तीनों के तीनों जो भी हमने यहां पे डिस्कस किया हुआ है, अच्छा इनको रिप्रेजेंट डबल हेडेड एरो से करते हैं, इधर इधर दोनों तरफ ना। तीनों के तीनों में अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी कार्बोनेट आयन की प्रॉपर्टी नहीं बता रहा है। ऑल 3 स्ट्रक्चर्स आर इलेक्ट्रॉनिकली ओके, बट जब प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात करूं, मतलब कार्बोनेट आयन की, वो तीनों ही नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि यहां देखो तो एक डबल बॉन्ड आया है, सिंगल बॉन्ड, और हमें मालूम है कि जहां पे बॉन्ड ऑर्डर हाई होता है वहां बॉन्ड लेंथ बेटा लो होती है ना। तो क्लियरली यहां समझ आ रहा है हमें, थैंक यू सर, यहां क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि ये दोनों में ये इनमें बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग है। यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, विच मीन्स वी शुड गेट 2 डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर। ये सुनो, हमारे पास 2 डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए। बट रियलिटी में क्या होता है कि कार्बोनेट आयन में हर एक बॉन्ड इक्वल लेंथ का होता है, ऑल 3 आर इक्वल इन लेंथ। और वो तभी पॉसिबल है जब आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसको, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन यहां बनाया है। और जब पाई इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और ये चार्जेस भी अगर आप देखने की कोशिश करो तो -2 यूनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 3 सेंटर्स, सो -2/3 ऑन ईच, ऐसा आएगा। नेट चार्ज कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और अब अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालने की कोशिश करूं तो आपको मालूम है कि बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एनी 2 एटम ओनली, पूरा मॉलिक्यूल का ऐड नहीं करते हैं। सो आप जब इसका निकालोगे तो आपको मालूम है 2 एटम के बीच में क्या बनता है भाई, सिग्मा बनता है, ये सुनो, सिग्मा बनता है, और क्या बनता है, पाई बनता है। तो सिग्मा प्लस पाई, ऐसे ही करके आपको बॉन्ड ऑर्डर हमेशा निकालना है। और सिग्मा देखो वो फिक्स है अपने जगह पे, वो तो नहीं घूम रहा है, ये पाई का ही डिलोकलाइजेशन हुआ है। सो 1 + 1/3, 1/3 क्यों? क्योंकि एक पाई कितने सेंटर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सो ये बॉन्ड ऑर्डर 4/3 आ गया। अब आप बोल सकते हो कि हर एक कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर 4/3 है, 1.33, जो कि यूनिफॉर्म है। समझ आया? तो मुझे बताओ, जब ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इसी वजह से रेजोनेंस को बोलते हैं दे आर नॉट रियल स्ट्रक्चर, दे आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, नॉट रियल।
नॉट रिप्रेजेंट रियल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, इसीलिए बोलते हैं दे आर नॉट ट्रू, है ना? क्लियर ना? अच्छा, ये क्लियर, ये तो ऐसे है, जबकि ये क्या है बेटा, इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये हाइब्रिड, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, ये हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड का आइडिया कहां से लगा? हमें रेजोनेंस को देख करके ही लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए मॉलिक्यूल, करेक्ट ना? और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये मॉलिक्यूल की रियल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहां पे इक्वल लेंथ पॉसिबल है, राइट? आप यहां पे लिखोगे ऑल 3 bonds are identical, very very important, represents real property of molecule. Represents real properties of molecule. करेक्ट? यहां तक समझ पड़ा? और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये कार्बोनेट है, वैसे ही आपने इसके बारे में भी बड़ा फेमस तरीके से सुना होगा, आई डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस इट। इसी का एकदम एक्सट्रीम चीज है ये, एकदम एक्सट्रीम। आपको मालूम है कि बेंजीन का बड़ा मुश्किल से स्ट्रक्चर, एक साइंटिस्ट थे, बड़े मुश्किल से ये स्ट्रक्चर डिड्यूस किया था C6H6 का, और ना डिड्यूस करते ही पता चला कि ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसके हिसाब से आप देखो तो यहां सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब 2 डिफरेंट लेंथ आना चाहिए कार्बन का, छोटा और बड़ा। लेकिन जब एक्सरे के थ्रू पास करके देखा गया मॉलिक्यूल को, तो पता चला कि यहां पे लेंथ और यहां पे लेंथ दोनों आइडेंटिकल है, ऑल 6 बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल। समझ पड़ रहा है? तो करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? फिर से वही जो एक साथ हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कराने की कोशिश करें। तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर किसका बेटा? कार्बन कार्बन बॉन्ड का। कितना आएगा? अगेन सिग्मा प्लस पाई। अब इस बार बताओ, ये कोई भी 2 सेंटर पकड़ लो, मान लो इसको और इसको मैंने पकड़ लिया, तो आप बताओ अभी यहां सिग्मा है और अभी यहां सिग्मा प्लस पाई है, ये सुनो। या तो फिर ऐसे देख लो, या तो ऐसे देख लो कि सिग्मा तो हमेशा एक ही रहने वाला है, और पाई 1 2 3 पाई बॉन्ड्स हैं जो कि पूरे के पूरे 6 सेंटर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो बेसिकली 3 पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑन 6 सेंटर इक्वली, सो इट विल बी 1.5। सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन इज 1.5। आपको याद है? चलो ये तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में मैं बता रहा हूं, बड़े मॉलिक्यूलर पिक्चर में अगर मैं बात करूं तो बेटा ग्रेफाइट के अंदर भी रेजोनेंस देखने को मिलता है। और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को अगर मैं पूरा समझाने की कोशिश करूं तो आपको मालूम है लेयर स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, यस और नो? और उस लेयर स्ट्रक्चर में ये कुछ ऐसी बात है, एक सिंगल लेयर में कुछ ऐसा होता है। देखो मैं अभी दिखा दे रहा हूं, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और ये कभी पाई बॉन्ड ऐसे है, कभी इनके बीच में आ जाता है, मतलब पैरेलल वो कैसे भी घूमता है। बट अगर आप एक रिंग के अंदर देखो तो आइडियली कितने पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं? डबल। ध्यान रखना यहां पे भी, अभी मैंने पूरा एक्सटेंड नहीं किया है, पूरा एक्सटेंड करोगे तो आपको दिखेगा कि हर एक कार्बन आइडेंटिकल है बिल्कुल, है ना? तो इसका मतलब ये है कि यहां पे अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो सिग्मा प्लस पाई, सिग्मा का वैल्यू अगेन 1, पाई पर रिंग, पाई कितना है बेटा? 2, और कितने सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 6 पे, तो यहां पे 2/6 आता है। तो 1 प्लस 1/3। अगर कोई पूछे बताओ बेंजीन में कार्बन कार्बन का लेंथ x है और ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन का लेंथ y है, डायमंड में कार्बन कार्बन का लेंथ z है, तो तीनों के लेंथ का ऑर्डर बताओ। तो बताओ डायमंड में कितने लोग कह रहे हैं कोई भी अनसैचुरेशन नहीं होता है, यस और नो? तो यहां सिग्मा, प्योर सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहां 1.33 है, यहां 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाओगे तो लेंथ कम होता जाएगा, तो सबसे ज्यादा लेंथ डायमंड में, फिर ग्रेफाइट में, और फिर बेंजीन में आएगा, बेंजीन में आएगा। करेक्ट? ओके, सो ग्रेट। सो ये तो देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया किसका? रेजोनेंस। बहुत ही आइडियल केस लिया मैंने
इसलिए लिया कि आप देखो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं रेजोनेंस के जहां पे हर फॉर्म एक दूसरे के जैसा ही दिख रहा है। मतलब इसी मॉलिक्यूल को थोड़ा सा ऐसे पलट दो तो लगेगा कि ये वाला बन गया, ऐसे इसको थोड़ा ऐसे कर दो तो ऐसे लगेगा ये बन गया। ऐसे स्ट्रक्चर्स को इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, हम बॉन्ड ऑर्डर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इक्विवेलेंट नहीं बनेगा ना तो बॉन्ड ऑर्डर का प्रिसाइज वैल्यू हम नहीं बता सकते फिर। जैसे रेजोनेंस और भी जगहों पे मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये तो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने देखा है। चलो ये दो की जगह पे दिखाने की कोशिश करता हूं। एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा ले लेता हूं कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कार्बोक्सिलेट आयन। यहां देखने की कोशिश करो तो ये रेजोनेंस, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं एंड आई गेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ये है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो आपको बिल्कुल आइडेंटिकल दिखेगा, ये O-, ये डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो यहां पे अगर आप कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बोलो तो आप तुरंत बोल सकते हो सिग्मा प्लस पाई दोनों आइडेंटिकल है तो 1 + 1/2, 1/2 क्योंकि पाई दो जगह पे घुमा है। जबकि यहां पे आप नहीं बता सकते हो क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं है। तो आइडेंटिकल नहीं है तो इससे क्या मतलब है सर, इससे ये मतलब है कि जो आप ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, इनको बहुत सारे नाम है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल फॉर्म्स, राइट। ये सब जब भी ऐसे आप बनाने की कोशिश करोगे, जब भी आप यहां बनाने की कोशिश करो, पहली बात तो यहां पे ट्रू, जब आप हाइब्रिड बनाओगे तो क्या दिखाओगे आप, ट्रू पाई बॉन्ड यहां नहीं दिखाओगे, राइट। डॉट 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 डॉट, क्योंकि देखो आप यहां ब्रेक कर गया और यहां पे एडिशनल पाई बॉन्ड जैसा बन रहा है और यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव। मतलब मैं एक जस्ट रैंडमली इसको ट्राई कर रहा हूं, बड़ा मुश्किल है इसको दिखा पाना, ठीक है ना, क्योंकि आइडेंटिकल नहीं है तो मैं एग्जैक्ट चार्जेस नहीं यहां पे शो कर सकता। समझ आ रहा है ना बात। यहां पे आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। आप ओ दिखाओ, डॉट डॉट आइडेंटिकल और चार्जेस को हाफ हाफ कर दो दोनों जगह। यहां आप नहीं कर सकते ऐसा, है ना। सो ये हाइब्रिड की प्रॉपर्टी। यहां बॉन्ड ऑर्डर कोई पूछे तो अब आप नहीं बता सकते, इतना बोल सकते हो ग्रेटर देन 1 होगा। यहां आप बोल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर सर्टेनली लेस देन 2 होगा। यहां पे भी ग्रेटर देन 1 है, रियलिटी में ही ये ग्रेटर देन 1 मतलब 2 था, तो इसलिए मैंने इसके ट्रू के सेंस में बताया कि 2 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस के वजह से वहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलेगा। समझ आया? चलो, तो अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। अब आज समझते हैं कि व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी। बताओ भाई, रेजोनेंस एनर्जी क्या बोलते हैं? हाँ, कौन सा? देखो, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो, कभी भी अगर एनर्जी वाइज कंपैरिजन करें अलग अलग फॉर्म का, तो ऑफ कोर्स ये हाइब्रिड फॉर्म है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। बोलो बाबा, या आप बेंजीन का एग्जांपल ले लो, आपकी मर्जी, आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म RCOO, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है? ये ट्रू फॉर्म है, ये ट्रू फॉर्म है। और यहां पे देखो फिक्स है अपने अपने जगह पे, तो इनकी एनर्जी हायर होती है। एक बात ध्यान रखना, कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज्ड हो अपने जगह से, तो क्वांटम प्रिंसिपल के हिसाब से उस सिस्टम की एनर्जी लोअर होती है, यानी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। आपने देखा होगा, दिस इज अ जनरलाइज्ड प्रिंसिपल, मुझे बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो इसके हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन ऑलरेडी है ना। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो तो उसकी सिस्टम की एनर्जी हमेशा लोअर होती है क्वांटम प्रिंसिपल के हिसाब से। जितना डिस्टेंस पे वो डीलोकलाइज हो उतना ज्यादा स्टेबल सिस्टम माना जाता है। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक्सचेंज, यू रिमेंबर D5 के केस में ये जो एक्सचेंज पेयर्स बनते हैं, याद है एक्सचेंज एनर्जी, ये भी उसी का एक एग्जांपल है। तो जितना ज्यादा दूर तक वो डीलोकलाइज्ड है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। इसलिए ये मॉलिक्यूल नीचे है और ये तो अनरियल फॉर्म थे, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, अगर ये आइडेंटिकल है
तब तो जो डिफरेंस है यही मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी है। अब चलो मैंने दिखाने के लिए तो दिखा दिया यहां पे, लेकिन ये इसको कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि जो चीज रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको हम जानेंगे कैसे उसकी एनर्जी कितना है, इजंट इट? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है। जो रियलिटी में तो हम वही चीज जान पाएंगे ना जिसकी जो ट्रू फॉर्म है, जो हाइपोथेटिकल है उसके बारे में कैसे जानेंगे? तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मतलब इनका कैलकुलेशन हम लोग हिस लॉ के थ्रू थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके करते हैं। बताता हूं अभी। हाँ बोलो। नहीं तो वही बात है ना, अगर ऐसे मॉलिक्यूल का, ऐसे चीजों का अगर आपको निकालना हो तो कैसे आएगा दिमाग में? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, क्योंकि आप मालूम नहीं है ना कि आपको बॉन्ड ऑर्डर के एकदम प्रोपोर्शनली होता है, ऐसा नहीं है। वो तो हम एक क्वालिटेटिव डिस्कशन करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाओगे तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। इट डजंट मीन कि मतलब एकदम क्वालिटेटिवली उसको मतलब क्वांटिटेटिवली भी उसको प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो करे, है ना? तो अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, इसको करते कैसे हैं, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दूसरा दे करके समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो ये हमारा एक बेंजीन स्ट्रक्चर है, ये हमारा ट्रू बेंजीन है। समझना, यहीं से एकदम क्लियर हो जाएगा ये निकालते कैसे रेजोनेंस को। ये हमारा ट्रू बेंजीन नहीं है, ये क्या है? कैनोनिकल फॉर्म है बेंजीन का, करेक्ट? जिसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि ये यहीं पे है, ये यहीं पे है, ये यहीं पे है, करेक्ट ना? बोलो। अच्छा ट्रू फॉर्म क्या है? ट्रू फॉर्म तो ये है। तो जब भी हम ऐसा बोलेंगे कि बेंजीन हमने लिया C6H6 और उसको कितने पाई बॉन्ड है इसमें? 3 है ना? तो 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सॉरी 3 पाई बॉन्ड का मतलब 3H2, राइट? 3H2 डाल के इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कोई भी प्लैटिनम वगैरह कुछ भी ले लो, कैटलिस्ट से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी चेंज नहीं होती है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी चेंज होती है, ठीक है? तो ये लोगे अगर, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये प्रॉपर ऐसा साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। यस और नो? इस सब जगह आप ऐसे हाइड्रोजन डाल दो। ध्यान रखना 3 लिया है मैंने, 3 6 पहले से ही थे, 6 और ऐड हो गया तो C6H12 बन गया। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी वो हमारी कौन सी है? एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यस और नो? मान लो ये कुछ आया, से फॉर एग्जांपल ये आ गया, क्योंकि एक्सोथर्मिक ही होता है आपको मालूम है। मान लो ये वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? मान लो ये वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, लगभग मान लो 210 के आसपास किलो जूल पर मोल, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, कैसा आ गया, ठीक है? ये तो रियल वाली आ गई। ट्रू मॉलिक्यूल की आ गई, इसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, करेक्ट? एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ EHH, एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मैग्नीट्यूड वाइज में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा फिर थ्योरेटिकल में क्या हम एज्यूम कर रहे हैं कि मान लो ये पाई बॉन्ड यहीं रुके हैं, तो आप बोलोगे यार रियल में तो रुका है नहीं, रुका हुआ माने तो कैसे आखिर वो वैल्यू निकाले? तो बोलते एक काम करो ना, एक ऐसा मॉलिक्यूल कंसीडर करो जिसमें कोई रेजोनेंस जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा हो, जैसे ये आइसोलेटेड पाई बॉन्ड। अब आप इसको हाइड्रोजनेट करा दो, और हाइड्रोजनेट कराओगे बेटा तो इसकी एनर्जी डेल्टा H की लगभग -120 किलो जूल आती है पर मोल। तो क्या समझ में आया? अगर सिंगल पाई बॉन्ड को रिड्यूस करने में इतनी एनर्जी आ रही है, और पाई बॉन्ड आपस में अगर ऐसे कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो इस एक्सपेक्टेड कितना था कि 3 हाइड्रोजन लगेगा, तो कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर यहां का जो डेल्टा H थ्योरेटिकल इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ -120, करेक्ट और नॉट? यही एजम्पशन करेंगे ना कि अगर एक सिंगल पाई को रिड्यूस करने में इतनी एनर्जी, तो 3 पाई बॉन्ड्स अगर रहते और वो आपस में कॉन्जुगेटेड नहीं रहते तो इतनी एनर्जी आनी चाहिए थी। तो अब अगर रेजोनेंस एनर्जी निकालना हो बेंजीन का तो कैसे लिखोगे? ये एनर्जी एंड ये एनर्जी का डिफरेंस होगा मैग्नीट्यूड वाइज। वैसे अगर लिखना हो तो ऐसे आप लिखोगे डेल्टा H थ्योरेटिकल माइनस डेल्टा H एक्सपेरिमेंटल।
तो थ्योरेटिकल कितना था बेटा? 3 टाइम्स ऑफ -120 माइनस ऑफ -210, कितना आ गया ये? बता दो कितना आ गया? देख लो फटाफट। -150 किलो जूल। हाँ बोलो। हाँ देखो वो भी कर सकते हैं, उसकी भी एनर्जी बहुत क्लोज ही होगा इसके, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है, नॉर्मल इथीन ले लो तो बस यही है कि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां थोड़ा हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन से एनर्जी थोड़ा बहुत डिफर करता है, क्योंकि वो सब क्या थे, वीक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स थे। तो आप ये भी कंसीडर करोगे तो इसका भी वैल्यू क्लोज ही आएगा, है ना। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो एक आइडिया लगाना था, क्योंकि ये पूरा मॉलिक्यूल 6 मेंबर जैसा है हाइड्रोजनेट होने के बाद, तो इसलिए मैंने रेफरेंस यहां को लेकर के एक सिंगल पाई बॉन्ड कंसीडर करके किया। ठीक है, तो समझ आ गया। इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये कब हम कैलकुलेट करेंगे? जब हमारे पास पाई बॉन्ड के बारे में आइडिया लगे तब। क्या हर बार यही मेथड होता है? क्या कंबशन से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। अरे बाबा हेस लॉ लगाएंगे, हम सोच लेंगे उसके बारे में। बस आइडिया यही है कि आप कैसे रियल वाले चीज का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, थ्योरेटिकली आप उसको डिराइव करो कहीं से सोच करके कि अगर वो स्टैटिक होता तो कैसा होता ना। तो आपको काफी सारे क्वेश्चन रेजोनेंस एनर्जी पे मिलेंगे, कर्मों में अगर आप ढूंढोगे तो उसमें भी मिल जाएगा, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे सोचना। क्लियर ना? अच्छा, रेजोनेंस एनर्जी था क्या? चलो ये तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर वर्सेस हाइब्रिड फॉर्म था, लेकिन मान लो अभी हमने देखा था कि RC डबल बॉन्ड OH के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे पास बने थे, एक ये और दूसरा ये बना था। अब इन दोनों का एनर्जी तो सेम नहीं है, क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं है। देखो यहां पे कोई चार्ज नहीं है, यहां पे प्लस एंड माइनस चार्ज है ना बाबा, यहां पे कोई चार्ज नहीं है, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये दोनों की एनर्जी तो सेम होगी नहीं। ऐसे केस में जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अगर आप दिखाने की कोशिश करो तो यहां पे आपका एनर्जी और यहां पे ये सारे फॉर्म्स, तो यहां पे कहीं अब अच्छा इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है इसके बारे में अभी मैं डिस्कशन करूंगा आज के लेक्चर में। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी एज्यूम कर लो कि ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ऊपर ये रहता है, इसकी एनर्जी यहां कहीं, उससे थोड़ा नीचे ये रहेगा, और सबसे नीचे तो ऑफ कोर्स हाइब्रिड फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। जहां पे हाइब्रिड में मैंने बोला था कैसे दिखाएंगे हम, डॉटेड से, डॉट 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 डॉट, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। ध्यान रखना ये हाइब्रिड है, बड़ा टेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन है, एग्जैक्ट में ड्रॉ भी नहीं कर सकता। आप समझ रहे होगे प्रॉब्लम क्या है कि दोनों आइडेंटिकल नहीं है। ये हमारा हाइब्रिड है, ये कैनोनिकल। अब बताओ क्या है रेजोनेंस एनर्जी इस केस में, कैसे देखें? एक मिनट मैंने उल्टा कर दिया बाबा, मैंने उल्टा कर दिया, एक्सक्यूज मी। मैंने इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल बताया था? ये दोनों में फर्स्ट बोला था ना, तो स्टेबल है तो उसकी एनर्जी नीचे रहनी चाहिए ना, यहां ऊपर मैंने उसको उल्टा दिखा दिया। ये दोनों रेजोनेंस फॉर्म थे। अब बताओ यहां रेजोनेंस एनर्जी किसको बोलेंगे? सबसे ज्यादा इनके बीच के गैप को बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है हमेशा बहुत क्लोज होती है सबसे ज्यादा स्टेबल वाले अरेंजमेंट के, ये कहने का मतलब है ना। तो ये इनके बीच में जो आप गैप लोगे वही रेजोनेंस एनर्जी है। तो रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस इन एनर्जी between the hybrid state and the most stable resonating structure और most stable canonical form। अगर आपको ऐसे दिखाना हो तो
राइट। हाँ बोलो। हाँ हाँ। मैं समझा ही नहीं बिल्कुल भी। तो मतलब अगर मान लो पहला वाला स्ट्रक्चर है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी राइट की तरफ, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जो वो लेफ्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। पहली बात तो तुम एज्यूम ये कर रहे हो कि दे आर फिक्स्ड इन देयर ओन पोजीशन ना। कैसे फिक्स होंगे? मॉलिक्यूल तो खुद घूमता फिरता रहता है। अगर उतना सोच रहे हो सॉलिड स्टेट में तब तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाली बात आ गई है, वहां पे हम डिस्कशन करेंगे, है ना। और वैसे भी मॉलिक्यूल इस फॉर्म में, इस फॉर्म के ज्यादा क्लोज है ना, तो ये है ना, तो ये है इस फॉर्म, यहां से सोचने की कोशिश करो, है ना। चलो ठीक है, अब तो हो गया, चलो इतना सारा थ्योरेटिकल डिस्कशन। अब आ जाओ थोड़ी बात करते हैं कि सर इसका ऑर्गेनिक में कैसे यूज करना है ना। ऑर्गेनिक में आया तो कैसे देखेंगे, और रेजोनेंस कैसे हम पहचान पाएंगे कि कहां पॉसिबल है कहां नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है सारे मॉलिक्यूल में, अगर आप ध्यान से देखो तो हुआ क्या, हो ये रहा है कि जैसे बेंजीन का ही केस मैं अगर बना दूं, ध्यान से समझना, ये इनके पी ऑर्बिटल्स थे ऑल 6 कार्बन के, और जो पहले एक पाई बॉन्ड था वो इनके बीच में बना था, ऐसे था ऐसे था, और बाद वाले का मैं ऐसे बना दे रहा हूं, बीच में इधर है इधर। तो आप ध्यान से देखो यहां पे इनके बीच में पाई बना है, फिर इनके बीच में पाई है, फिर इनके बीच में, और बाद में क्या हो जा रहा है, ये समझ पा रहे हो ना सब लोग। इसका हाइब्रिडेशन sp2 है तो वेकेंट पी ऑर्बिटल नहीं बोलना चाहिए, पी ऑर्बिटल विच विल बी परपेंडिकुलर टू sp2, है ना। तो इसका अगर हाइड्रोजन आप देखो तो ये हाइड्रोजन ऐसे होगा 120 डिग्री इनसाइड द प्लेन ओनली, करेक्ट। तो अब क्या हो गया, अब इनके बीच में, ये मैं वीपीटी का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये पहले ऐसा था अब ऐसा होगा, तो हो क्या रहा है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन का एक तरह से डीलोकलाइजेशन होने का कोशिश हो रहा है, इजंट इट। देखो आइडियली डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रेजोनेंस, पहले बात समझने की कोशिश करो। डीलोकलाइज होने के फिनोमेना को नहीं बोलते हैं, रेजोनेंस इज बेसिकली एग्जिस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। ये बीच में जो हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, इसको आप कॉन्जुगेशन बोलो। ये दोनों अलग अलग चीजें, दोनों को मिक्स मत करना ना। तो अगर आप समझने के लिए सोचो कि यहां से यहां कैसे पहुंचा होगा, अगर आप प्रोसेस समझना चाहते हो तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, इधर कहने का मतलब कि ये आपस में बॉन्ड बना लिए, और इसने फिर यहां बॉन्ड बना लिया, फिर इसने यहां बॉन्ड बना। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनाना है आपको, रेजोनेंस एक फॉर्म से दूसरा, दूसरा से तीसरा, उसमें आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है। रियलिटी में वैसा होता नहीं, वो हम अपने समझने के लिए पिक्चराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना, बस उसको। तो चलो बच्चों समझते हैं कैसे हमें करना पड़ेगा। तो देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको रेजोनेंस इस जगह पे देखने को मिलेगा, ये एकदम फिक्स है, इसको ध्यान से देखो, और कुछ स्पेशल केसेस भी देख लेंगे, हमें मिल जाएगा। तो कभी भी आपके पास सी डबल बॉन्ड सी आ जाए, फिर सिंगल बॉन्ड सी आ जाए, और इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, या डॉट इलेक्ट्रॉन हो, या पाई बॉन्ड हो, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव डॉट पाई, या फिर लोन पेयर हो। कितने कंडीशन हो गए ये? 5, प्लस माइनस लोन पेयर, पाई एंड डॉट। ये पांचों में से कोई कंडीशन हो ना बेटा तो रेजोनेंस हो जाएगा। अच्छा रेजोनेंस में आप देखो हो क्या रहा है, बेसिकली एक पाई से दूसरा पाई बन जा रहा है, हो रहा है ना, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और वहां से बगल में दूसरा पाई बॉन्ड। तो पाई बनने के लिए कितने लोग समझ पा रहे हैं कि ऑर्बिटल्स का पैरेलल होना जरूरी है, ऐसे ऑर्बिटल्स के बीच में पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। इसलिए बोलते हैं कि रेजोनेंस के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है कि जिन दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड बनाना है, देयर ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल, और वो तब पैरेलल होंगे जब वो दोनों एटम सेम ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे, या पूरा मॉलिक्यूल सेम प्लेन में। जहां तक हमें रेजोनेंस दिखाना है उतना पार्ट हमारा एक ही प्लेन के अंदर होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं प्लेनरिटी इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर रेजोनेंस। प्लेनर है ही नहीं तो रेजोनेंस होने का स्कोप ही नहीं है। समझ पा रहे हो क्या बात है ना। तो ऐसे समझते हैं, आ जाओ। तो ये बात ध्यान रखना, पाई बॉन्ड बनना चाहिए वरना नहीं हो पाएगा। हम कई सारे केसेस आपको दिखाएंगे
जहां पे नहीं। तो आ जाओ सबसे पहले देखते हैं रेजोनेंस इन कार्बोकेटायन, फिर स्पेशल केसेस भी देख लेंगे हम लोग ना। तो रेजोनेंस इन कार्बोकेटायन देखने की कोशिश करते हैं। तो रेजोनेंस कार्बोकेटायन, चलो ये एग्जांपल ले लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH और बेटा CH2 पे पॉजिटिव, करेक्ट। अब इसके अगर मुझे ऑर्बिटल डायग्राम को बनाना हो पूरा बढ़िया से, तो देखो कैसे दिखाऊंगा। यहां पे डबल इलेक्ट्रॉन थे, ध्यान से देखना, ये अप एंड ये डाउन, इनको मैं ऐसे ओवरलैप करा के दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑफ कोर्स ये दोनों हाइड्रोजन है, ये ऊपर है, और ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर प्लेन में मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं। और यहां से CH2 और पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो वेकेंट भी आ गया। अब बताओ ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है ना। तो अब होता क्या है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो मैंने ऐसे आपको दिखाया है, ये एक्चुअल में ओवरलैपिंग स्टेज में होते हैं ना। जो मैंने आपको थोड़ा ज्यादा एग्जेगरेट करके दिखा दिया, वो आप ऐसे समझो, क्योंकि यहां पाई बॉन्डिंग हो चुकी है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे। अभी क्या होगा, दूसरे रेजोनेंस फॉर्म में ये जो पाई है वो इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो चुका होगा। इनके बीच में शिफ्ट हो जाता है, और जैसे ही इनके बीच में शिफ्ट होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। दिखाते कैसे हैं इसको, तो ऐसे दिखाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव, ध्यान से, इसके पास बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, इट इज इन द नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां बगल में पाई है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, लेकिन इन्हीं दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन गया। तो इसका तो कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि यहां से उठाया और इसके बीच में आ गया। लॉस किसका हुआ, फर्स्ट कार्बन का। तो इसलिए जब लॉस हुआ तो वहां पे हम पॉजिटिव डाल रहे हैं। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। देखना कंप्लीट एरो है, मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोजीशन। क्लियर है, ये कार्बोकेटायन का रेजोनेंस है। चलेगा, समझ आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया, थोड़ा ध्यान से समझना, कि एक बेंजीन ले लिया और यहां पे CH2 पे पॉजिटिव डाल दिया, तो जैसे यहां पे है देखो पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल एंड डबल, यानी यहां से देखने की कोशिश करो, डबल सिंगल एंड प्लस। तो कितने लोगों को दिख रहा है कि सर डबल सिंगल एंड पॉजिटिव रेजोनेंस होगा या नहीं। तो जरा इसको दिखा के बनाओ तो कितने बन रहे हैं इसमें रेजोनेंस। कम ऑन गो अहेड, फटाफट ड्रॉ करो, तो इसके सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। आप ऑर्बिटल वाला मत ड्रॉ करो, आप ये ही ड्रॉ करो। ऑर्बिटल वाला तो मैंने बस आपको इसलिए दिखाना है ताकि आप समझो कि वो बेसिकली पाई बॉन्ड बनाने के थ्रू वो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है। फोर बन रहे हैं, सोच लो। पूछता भी है एग्जाम में कितने रेजोनेंस फॉर्म है। चलो देखें, स्टार्ट करें। हाँ 3 बने हैं, चलो अब देख लो। हाँ भाई गुरसिमरन, कितने बने हैं टोटल रेजोनेंस फॉर्म। जैसे मैं पूछूं कि बेंजीन के कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे आप। अच्छे वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं। देखो अच्छे वाले खराब वाले भी हैं, कुछ अभी समझाता हूं थोड़ी देर बाद। ये गुड रेजोनेंस है। कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुए बेटा, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। समझ में आया ना। अच्छा अब कहोगे कि सर और कौन से हैं, और भी हैं जिनको मैंने डिस्कस नहीं किया, उतना उचित नहीं समझा, ये भी रेजोनेंस।
कभी आपने सुना है दीवार फॉर्म, केकुले फॉर्म? सुना है ना? तो ये दीवार फॉर्म है। क्या इनका भी कंट्रीब्यूशन है? रियल स्ट्रक्चर में है, बहुत कम होता है लेकिन होता है इनका भी। मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर यही दोनों है, इसलिए मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया ही नहीं। तो कहने का मतलब बहुत सारे फॉर्म बनाए जा सकते हैं, बट जनरली जब क्वेश्चन पूछे कि आप रेजोनेंस फॉर्म बनाओ, तो वो इमेजिन करता है कि आप उन चीजों को निग्लेक्ट कर दोगे जिनका कंट्रीब्यूशन 5-10% से ज्यादा नहीं है, उनको खत्म कर दो आप। जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है सिर्फ उनको दिखाओ। तो चलो आ जाओ। तो यहां पे जैसे 2 थे टोटल, तो यही 2 को रखना है। अब अगर कभी पूछ ले कि क्या ये रेजोनेंस फॉर्म नहीं थे, ये सब इधर वाले भी हैं, बड़े अजीब से वियर्ड से, वो आप बना भी नहीं पाओगे, बड़ा मुश्किल होगा आपको दिखाना। आप इमेजिन करो यहां से यहां कैसे पाई बॉन्ड बनाओगे बाबा? आप सोचो यहां से यहां जो बना हुआ था वो अजीब सा ही नहीं था कुछ? तो खैर उनके स्ट्रक्चरल कंट्रीब्यूशन पे हम नहीं जाते हैं, फिलहाल यहां देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, पहले तो आपने ऐसा कर दिया होगा, किया? तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस, ये सुनो, देखो अगर आप ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले जा रहे हो ढंग से ना, तो मैं बता रहा हूं कि फिर ज्यादा परेशानी आपको आएगी नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो तो आपको सीखना है कैसे भी करके। दिस इज, इसको क्या मैं स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करूंगा बाबा, ये सब में से कोई भी ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है। दिस इज बेंजाइल कैटायन। बेंजाइल कैटायन ना तो ऐसा है ना तो ऐसा है, तो रेजोनेंस फॉर्म ये भी है ये भी है, 1-2 हो गया। अब देखो, चलो आप देखते हैं, अब तो स्टार्ट कर ही दिया है मैंने। अभी कितने लोग कह रहे हैं कि सर फिर से देखो ना, प्लस सिंगल एंड डबल, यानी डबल सिंगल पॉजिटिव डबल, इधर से भी देखो डबल सिंगल पॉजिटिव। अगर इधर वापस आ गए तो कितने लोग कह रहे हैं यही स्विंग करते रहोगे? हमें तो आगे देखना है, तो मैं एक ऑर्डर में चलूंगा। तो ये उठा के पाई बॉन्ड ऐसे दिखा दूं, या बेटा ना आप अंदर ही अंदर से ऐसे दिखा दो, एक ही बात है। तो दिखा दोगे तो यहां पे इसका लॉस हुआ तो कॉर्नर वाले पे पॉजिटिव आएगा। ध्यान से चार्जेस दिखाना ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सारी चीजों को एज इट इज। अब फिर से वही, इधर से डबल सिंगल पॉजिटिव, इधर से डबल सिंगल, इधर किया तो वापस यहां आ जाओगे, तो यहां से करो। अब देखो आप चाहो तो ऊपर से भी दिखा सकते हो, इस बार मैं अंदर से दिखा दूंगा, क्लियरली दिखाना है। अच्छा फिर क्या, अब लास्ट यहां से दिखा दो बाबा, यहां पे और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताओ कि कितने लोगों को लग रहा है कि फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर तो सर एक ही है, अलग अलग नहीं है ना? ध्यान से देखो, फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर एक ही है। कितने लोगों को दिख रहा है? हाथ उठाओ भाई, कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? गुरसिमरन दिख रहा है? रेज योर हैंड। जिनको फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर आइडेंटिकल दिख रहा है, जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोगों को दिख रहा है? हाथ उठाओ, दिख रहा है? इधर गुरसिमरन, हरनूर, काव्या, सानिध्य, आइडेंटिकल दिखा फर्स्ट एंड लास्ट? पहली बात, दे आर नॉट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स। क्यों? क्योंकि आप नंबरिंग करके देखो, 1 2 3 4 5 6, यहां पे 1 एंड 2 के बीच में पाई बॉन्ड है, 2 एंड 3 के बीच में सिग्मा है। यहां देखो 1 2 3, 1 एंड 2 के बीच में सिग्मा है, 2 to 3 के बीच में पाई है। समझ आ रहा है क्या बात? तो दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। तो इनको भी हम काउंट करेंगे। जब तक कि बिल्कुल नेक टू नेक सारी चीजें मिल ना जाए, तब तक आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये दोनों समझ गए ना? आइडेंटिकल होंगे तो उन्हें काउंट नहीं करेंगे, इक्विवेलेंट होंगे तो काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल बेंजाइल कार्बोकैटायन इज देयर। गॉट इट? अच्छा, अगर इतना समझ गए हो तो एक बार इसके बारे में भी मुझे समझा दो थोड़ा। एक और कार्बोकैटायन है, बड़ा फेमस है, और इसलिए भी फेमस है कि इसके अंदर इस रेजोनेंस
ये स्पेशल रेजोनेंस की कैटेगरी में आ जाता है ना, इतना ज्यादा स्पेशल है कि इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन नाम देते हैं इसको। कार्बोकेटायन, वेरी वेरी फेमस कार्बोकेटायन। ये कौन सा था? अच्छा ये बताओ, क्या बेंजाइल में से इसमें कोई भी करेक्ट है क्या? नहीं। तो ट्रू स्ट्रक्चर आई होप कि आप समझ रहे होगे, ऐसे ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा। नहीं, अगर रियल स्ट्रक्चर दिखाओगे तो यहां पॉजिटिव, अब यार डेल्टा 1 दिखा दो क्योंकि पूरा यूनिट चार्ज सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। यहां डेल्टा 2 दिखा दो, यहां डेल्टा 3 दिखा दो। मेरे ख्याल से यहीं आए हैं चार्जेस, सॉरी ऑर्थो एंड पैरा पे आया। ये ट्रू स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, और ये सब चार्जेस का सम किसके बराबर होना चाहिए? +1। तो ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर था। तो चलो अच्छा, फिलहाल के लिए इसको छोड़ते हैं। यहां देखो जरा, नीचे भी रहेगा, खैर पैरा पे भी रहेगा, मतलब अगर आप पूरा बना रहे हो तो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 और लास्ट में भी डेल्टा 3। सम ऑफ दीज ऑल चार्जेस विल बी इक्वल टू +1। ठीक है, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। क्योंकि इक्विवेलेंट नहीं है इसलिए मैं एकदम करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। तो यहां बताओ ट्रोपाइलियम में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं? गो अहेड। ये कितने कार्बन है मालूम है ना? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। बनाओ तो एक बार फटाफट। कौन बनाता है जल्दी, कौन बनाता है? 5 बन रहे हैं। सोच लो यार, देखो एक बार दोबारा गलती करने का चांस है, सेकेंड टाइम मिस्टेक कर सकते हो। बनाओ बनाओ बनाओ, मैं चेक करूंगा, नोटबुक इस बार देखूंगा। अच्छे से दिखाओ फ्लो, वरना मैं उसको गलत मानूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है एरो, एरो प्रॉपरली दिखना चाहिए सबका। ये जो एरो मैंने दिखाया है अपने नोटबुक में दिखाओ, चार्जेस को दिखाओ। So 7 आ रहे हैं, ओके 7 आ रहे हैं। दिखाओ मुझे, सब दिखाओ तो एक बार। नहीं, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये नंबरिंग किया है क्या? 1 2 3 4? अच्छा नीचे 1 2 3 4, ये रॉन्ग है, बहुत ज्यादा गलती है इसमें। लाओ दिखाओ। आ रहा है सबको? ये प्लस है, कैसे कैसे दिखाया है भाई तुमने? पहला कौन सा है? फर्स्ट फॉर्म। इसमें एरो कहाँ दिखाया है? तो ये कैसे बन गया फिर? अच्छा, किया क्या है तुमने? नीचे से ऊपर किया है क्या? अच्छा ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। फिर ये क्या था? हाँ हाँ करेक्ट, उस हाँ हाँ करेक्ट, ठीक है। हाँ, तो कोई आइडेंटिकल नहीं बन रहा है? नंबरिंग करके देखो, दिख नहीं रहा कोई आइडेंटिकल। तुम दिखाया? दिखा? ये बनाया, वेरी गुड। उसके बाद एरो तुम्हारे क्लियर नहीं हुए। इतना कंजूसी मत करो, स्ट्रक्चर बड़ा बड़ा बनाओ। दिखाओ एक बार बनाओ।
करेक्ट, लिखो। यहाँ से यहाँ किया तो यहाँ प्लस, यहाँ से यहाँ किया तो यहाँ प्लस, यहाँ से यहाँ किया तो प्लस, यहाँ से यहाँ किया तो प्लस, यहाँ से यहाँ किया तो प्लस। वेरी गुड। तो अब कर दोगे तो पहला और लास्ट वाला आइडेंटिकल हो जाएगा ना, समझ आया? तो बेटा कितने बन रहे हैं टोटल सबके? गुरसिमरन बने कुछ? 6 बन रहे हैं। आ जाओ। 6 नहीं बनेंगे टोटल, देखो दिखाता हूं कैसे बनते हैं, ध्यान से देखो, फटाफट करेंगे इसको। ये था, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है। अब आपकी मर्जी, कुछ लोग यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहो तो इधर से करो। मैं थोड़ा इधर से प्रैक्टिस में डाल रहा हूं तुम लोगों के, मर्जी तुम्हारी है। तो जब ऐसे घुमाओगे बेटा तो यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। यहाँ तक करेक्ट है? जिन्होंने इधर किया होगा उनका प्लस यहाँ पे आया होगा। मतलब देखो ना, इमीडिएट अगर 1 पे है तो 2 और 3, सारा गेम 1 2 3 का होता है। आप देखो यहाँ प्लस था और डबल बॉन्ड ये है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन फ्लो कराओगे ना यहाँ से यहाँ, तो 1 2 3 जो 1 की चीज है वो थर्ड पे जाकर के, तो जो प्लस इस पे चार्ज था वो कहाँ चला जाएगा? आप थर्ड पे। कभी भी बगल में अगर आपने गलती से बना दिया है तो एकदम रॉन्ग है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर ये देखो उठ करके यहाँ जाएगा, फिर 1 2 3 यहाँ पे आएगा चार्ज। और वैसे भी सोचो ये पाई उठा के यहाँ डालोगे तो लॉस इसका हुआ ना। तो बेटा यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पाई, करेक्ट। उसके बाद ऐसे घूमते चले जाओ। अब यहां के बाद काफी सारे लोगों को लगता है कि चीजें आइडेंटिकल हो रही है, नहीं हो रही है। आइडेंटिकल नहीं है, आप उठा के देख लो, कोई भी स्ट्रक्चर किसी से भी आइडेंटिकल नहीं है। और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? नंबरिंग करके देख लो। पॉजिटिव चार्ज अगर सेम नंबर पे आ रहा हो, देखो ये 1 पे आ रहा है, यहाँ 3 पे आ रहा है, यहाँ 5 पे, फिर 7, और फिर से उसके बाद 2 पे आ गया ये। अब 2 के बाद देखो 4 पे जाएगा, और उसके बाद कहां जाने वाला है वो? सो 1 2 3 4 पे आ गया। अब देखो यहां से किधर जाएगा? 6 पे। एंड दिस इज द लास्ट स्ट्रक्चर। क्योंकि इसके बाद आप बनाने की कोशिश करोगे तो आइडेंटिकल बन जाएगा। किससे आइडेंटिकल बन जाएगा? बना के देखो, फर्स्ट से बन जाएगा वो आइडेंटिकल, एग्जैक्टली 1 पे आ जाएगा। तो जैसे ही 1 पे आ गया तो इसको आप 1 बोलोगे। ये हमारा 7 है, ये 6 है, 5 है। तो 1 1 सेम सेम हो गया, इसलिए डबल काउंटिंग नहीं करोगे। तो 1 से लेकर के 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। यहां बता सकते हो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा कार्बन कार्बन का? कितना आएगा भाई? बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन, कम ऑन एवरीबॉडी। m/7। क्या चीज? क्या भाई? 7 10/7। अभी देखो कितने लोग समझ पा रहे हो कि सर कहानी तो वही है सिग्मा एंड पाई का, बाकी सारा चीज हो रहा हो। इस बार सिग्मा भी हमेशा 1 रहता है यार, 2 एटम के बीच में सिग्मा एक ही रहता है। पाई कितने हैं? 3 है। कितने सेंटर पे घूम रहे हैं? कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड है? 7 है। तो 3/7, तो कितना आ गया ये? 10/, समझ आ गया? बॉन्ड ऑर्डर इज 10/7। आइडेंटिकल है, मतलब इक्विवेलेंट है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। वो ऐसे निकालते हैं, बात सही है। चलो अब तुम्हारे वाले पे ही आता हूं मैं। मुझे मालूम था कि ये सब ना
जो पुरानी चीजें पढ़ करके रखे हो सब मेरे से पूछोगे ही कुछ ना कुछ, है ना। चलो मैं यहाँ हाइड्रोजन कर दिया, चलो तुम्हारा फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताओ कितने हैं, कार्बन। तो जब भी आप ये करते हो तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स में 1 and 2 3 and 1 4 आ गया, डिवाइडेड बाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स तो इसके 2 ही आते हैं, तो 4/2 बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। बहुत ही बकवास है ना ये, तो समझ रहे हो ना। तो वहां पे अगर करना भी है तो स्टेटमेंट एकदम पूरा रिफाइंड होना चाहिए, जिनके बीच में रेजोनेंस हो रहा है उनके आप बॉन्ड्स काउंट करोगे तब जाकर। और इतना क्यों दिमाग लगाना है, अगर ये सिंपल तरीके से दिख रहा है तो इसमें एरर होने के चांसेस है, यहाँ बिल्कुल चांस नहीं है एरर होने का। और यहाँ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी आएगा कि अच्छा यूनिफॉर्मली डिलोकलाइज हो रहा है, समझ आएगा। इससे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं। यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है, अच्छा सिग्मा तो यहाँ फिक्स है, पाई ही घूम रहा है चारों तरफ और वो भी इक्वली डिस्पर्स हो रहा है, तो इसलिए मेथड वो रखो जो थोड़ा रियलिटी के ज्यादा नजदीक हो। ये सब ट्रिक्स हैं, मेडिकल वाले बच्चों को सिखाया जाता है ये सब, क्योंकि उनको इनसे मतलब नहीं है, ज्यादा मतलब नहीं है। अच्छे लोगों तो खैर फिर भी मतलब रहता है। क्लियर, तो कार्बोकेटायन में क्लियर हो गया, बोलो। एक इसी पे एग्जाम में ना एक बार इस पे क्वेश्चन आ गया था, या NH3 करके पॉजिटिव डाल दिया था। एनिलीन बोलते हैं, बेंजीन पे NH2 हो तो उसको एनिलीन बोलते हैं। तो प्लस आ गया, एनिलीनियम, एनिलीनियम आयन है। तो इसका रेजोनेंस एक बार ऐसे बना के पूछ रहा था कि बताओ इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएंगे, कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएंगे। कम ऑन, गो अहेड, जस्ट 1 minute फॉर दिस, लेट मी सी हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन यू ड्रॉ फॉर दिस एनिलीनियम आयन। गो अहेड, जल्दी बनाओ। करी हुई है ना, करो 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 और मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। गो अहेड, ऐसे नहीं बेटा, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, इट हैज टू बी सिंगल एरो ओनली, डबल हेडेड। बनाओ, मुझे नोटबुक में देखना है। चलो भाई, बना लिया सबने, कितने आ रहे हैं, हाँ सिर्फ यही कितने आ रहे हैं आंसर बताओ, नहीं आ रहे, प्रणव 2 आ रहे हैं, आर्यन 2 आ रहे हैं, जल्दी बोलो, 1 आ रहा है। मतलब देखो इसमें 2 आंसर पॉसिबल हैं और उसमें मैं बोलूंगा कि एग्जामिनर कितना अच्छे से ट्रैप करता है। खैर जो इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं वो स्ट्रक्चर बेस आया हुआ है, इसलिए वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोगों का दिमाग वहां जाता नहीं है। देखो यहाँ प्लस देख करके इतना मोटिवेट हो चुके हैं बच्चे, डबल सिंगल पॉजिटिव, एकदम महा खुशी में एकदम पागल हो गए हैं, एकदम ऊपर लेके चले गए और इसको इतना अच्छे से डबल बॉन्ड बना दिया। और ये भूल गए कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव्स के साथ साथ नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन था। इसको ध्यान से देखो, ऐसे है ये, ऑलरेडी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। यहां देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हुआ या ना। तो अगर आप इसको यहां से यहां करते हो, यानी आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो, तो कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, इमेजिन करो। 5 बॉन्ड्स बना दिया आपने नाइट्रोजन के चारों तरफ, कैपेसिटी ही नहीं है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की कैपेसिटी ही नहीं है बाबा। इसके टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 5 बन गए और 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट हो ना, दे कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन एट एनी कॉस्ट। तो ये बनाना, जिसने ऐसा बनाया होगा ना उसका 1 थोड़ी ना आएगा, 2 भी नहीं आएगा, उसके 5 आएंगे। नहीं, अगर आप अंदर की तरफ लेके चले गए तो ऐसे घूमते जाओगे, जैसे हमारा कार्बोकेटायन बेंजाइलिक के केस में आया था, वैसे ये पूरा घूम के कितना आएगा, 5। तो आंसर आप या तो 5 कर सकते हो या फिर आंसर 2 कर सकते हो। एंड अकॉर्डिंग टू मी 2 रिप्रेजेंट्स योर इंटेलेक्चुअलिटी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि आप ये समझ पा रहे होगे कि सर ऊपर से तो कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन अंदर वाली चीज तो घूम सकती है ना। अरे बाबा बेंजीन, बेंजीन को फोकस करो ना, नहीं घूम सकता है? बिल्कुल घूम सकता है। तो आंसर विल बी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। 1 बोला था तुमने, 2 प्रणव ने बोला था। कोई बात नहीं, कोई बात। समझ पड़ गया ना ये बात कि ठीक है। देखो ये एक एस्पेक्ट है उसका, नंबर ऑफ रेजोनेंस में आप मिस्टेक कर सकते हो। स्ट्रक्चर बना के दे दिया तब तो आप पहचान करके ही कर पाओगे, समझ गए? अच्छा, और कितने लोग बोल रहे हैं सर अगर आप थोड़ा और समझदार होते ना तो आप इधर से इधर लेके ही नहीं आते। फॉरगेट अबाउट दिस, क्योंकि इधर से इधर लेके आने के लिए क्या चाहिए हमें? p ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए ना, तभी तो पाई बॉन्ड बनाएगा, या एटलीस्ट p। इस पे p ऑर्बिटल ही नहीं है, सारा का सारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, p ऑर्बिटल बचा ही नहीं। तो हम बॉन्ड किसके साथ बना रहे हैं? बॉन्ड बनने के लिए कोई ना कोई, क्या नाइट्रोजन के पास वेकेंट ही होता है क्या? नहीं। तो फिर ये कैसे इलेक्ट्रॉन उधर एकोमोडेट कर रहा है? तो भी आपको समझ में आता है इलेक्ट्रॉन काउंटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कंडीशन वही था कि देयर हैज टू बी ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर? हाँ जी बोलो। हाँ नहीं, जैसे मैं वही समझा रहा था अभी, जब आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हो तो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स, द्विवार वाले फॉर्म है, उनको हम नहीं काउंट करते अनलेस इट इज वेरी मच स्पेसिफाइड देयर। तो वैसे ही जो लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको नहीं। अभी आगे हम समझेंगे कि कैसे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, कौन बहुत खराब की कैटेगरी में आता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल यहां करो। तो हो गया, देखो कार्बोकेटायन में मैंने सब जगह दिखा दिया। अच्छा एक बात बताओ, एक और जगह मैं दिखाता हूं, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये चीज बने, लेकिन चलो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। इस पे प्लस आ जाए बेटा, बहुत रेयर स्पीसीज है, बहुत अनस्टेबल है, बहुत रेयर है ना, बहुत रेयर है। लेकिन अगर ये ऐसा बनता है तो यहां रेजोनेंस बना सकते हो, दिखा सकते हो रेजोनेंस, ट्राई करो, गो अहेड, ट्राई एवरीवन। बना सकते हो इसको? चलो देखो, कुछ लोग जो एकदम फिक्स्ड हैं कि नहीं भाई डबल सिंगल ये आ गया तो वो ऐसा कर देंगे, कुछ लोग बहुत फिक्स्ड होते हैं, इधर से इधर कर दिया, देखो डबल सिंगल पॉजिटिव। अब देखो क्या करेंगे, ये कितना बड़ा ब्लंडर कर सकते हो। देखो आपने क्या गेम कर दिया, आपको आइडिया भी नहीं लगा। नहीं, sp तो पहले भी हाइब्रिडाइज था, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp का प्रॉब्लम नहीं है, थिंकिंग लाइक दिस इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। समझाता हूं कैसे। मैंने क्या समझाया था, रेजोनेंस में हो क्या रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाते बनाते इधर से उधर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, ये ना, मतलब पैरेलल होने चाहिए ऑर्बिटल। ये बताओ यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, sp है ना, ये सुनो। रियलिटी में sp नहीं होता, यहाँ sp2 ही होता है, बड़ा स्पेसिफिक है ये एग्जांपल, sp2 होता है, sp2। और इसमें जो ऑर्बिटल पॉजिटिवली चार्ज है ना वो ये है sp2, मतलब ऑर्बिटल नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो वेकेंट ऑर्बिटल है उसकी बात कर रहा हूं, और बाकी ऑर्बिटल अपने एज इट इज है। फिर से समझा रहा हूं, अगर यहां हाइड्रोजन होता तो हाइब्रिडेशन sp2 होता, हाइड्रोजन निकाल लिया ना H- के फॉर्म में, तो भी यहां पे पॉजिटिव रहने के बावजूद ये एकमात्र ऐसा मॉलिक्यूल है आप बोल सकते हो जहां पे इसको मजबूरन sp2 रहना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि अदरवाइज ये अपनी सारी चीजें लूज कर देगा। इसके पास एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अभी भी है, वो क्या है, एरोमेटिसिटी। इसके लिए ये लीनियर होना ही नहीं चाहेगा और हाई लेवल का एंगुलर स्ट्रेन हो जाएगा तो उसको मेंटेन करेगा, स्ट्रेन रखते हुए भी ऐसा करने की कोशिश करेगा।
तो ये बेटा sp2 ऑर्बिटल है, वेकेंट, करेक्ट। और ये जो पाई बॉन्ड मैं इधर से इधर ले जा रहा था वो सब इसके परपेंडिकुलर है, इजंट इट? देखो ना, अरे बाबा ये ऐसे है और ये सब ऐसे हैं, ये देखो ये दोनों ऐसे है रिंग के ऊपर, इनके बीच में ऐसे से पाई बॉन्ड बना। अरे बाबा ये सुनो, दीज आर लाइक दिस, ये पाई बॉन्ड, ये जितने पी ऑर्बिटल है बेटा वो बोर्ड के ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे करके है, और ये कैसे ऐसे। अब इमेजिन करो इसका इसके साथ क्या कॉन्जुगेशन बनेगा। मैंने यही दिखाया ना, यहां बनाने पे तो ऑर्बिटल दिख नहीं रहा है, मैंने सिंपली घुमा दिया और ऐसे बता दिया पाई बॉन्ड, तो ये बन ही नहीं सकता है, फिजिबल ही नहीं है। तो इसको आप एकदम बड़ा सा एरो मार करके ऐसे कट कर देना, दिखाने के लिए आप बता देना कि दिस ऑर्बिटल एंड दिस ऑर्बिटल आर परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट फॉर्म अ पाई बॉन्ड आउट देयर। समझ आ रहा है बात? ये बोलना और ये बोलना कि नहीं सर दो डबल बॉन्ड एक बगल बगल में नहीं रह सकते, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हो सकते हैं डबल बॉन्ड दो पास पास में भी, बेंजीन के केस में नहीं, कहीं और हो सकते हैं, दिखाएंगे भी, उनके भी स्ट्रक्चर देख लोगे तुम लोग, ठीक है ना। तो यहां पे ऑर्बिटल की प्रॉब्लम थी, दैट दे कैन नॉट ओवरलैप विद ईच अदर, दे कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, दैट्स द रीजन वी आर ओमिटिंग दिस कंडीशन। क्लियर ना? चलो ठीक है बच्चों, अब आ जाओ देखते हैं कौन सा, प्लस हो गया ना, अब आ जाओ देख लेते हैं एक बार माइनस का, रेजोनेंस इन केस ऑफ कार्बन आयन। कार्बोकेटायन देख लिया, कार्बन आयन देख लेते हैं। देखो कार्बन आयन की जब बात करोगे तो फिर से ऑर्बिटल आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, बनाते ऐसे कैसे, देखो यहां पे इस बार ऑलरेडी कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, और मैंने पहले आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जितना दूर तक डिलोकलाइज्ड हो, डिस्पर्स्ड हो, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से उस सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती। यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे p ऑर्बिटल्स है, इनके बीच में पाई बॉन्ड बना है, ये यहां से उठ करके इनके बीच में पाई बनाएगा और इसको ब्रेक कर देता है, तो दिखाते ऐसे। तो इसका सेकंड फॉर्म कैसे बनाएंगे, ध्यान से। तो हुआ क्या, ये नेगेटिव यहां आया, तो जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया तो इसका नेगेटिव गायब हो गया, क्योंकि भाई डबल इलेक्ट्रॉन था, इनके बीच में शेयर, एक अपने पास एक इसके पास रख दिया। आइडियली इस पे नेगेटिव आता, लेकिन जैसे ही इसके पास पाई बॉन्ड बना, इसकी वैलेंसी ऑलरेडी 4 थी, अब एक एक्स्ट्रा 5 हो गई, वैलेंसी 4 मेंटेन करने के लिए इसने अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो एक लिया और एक दे दिया, तो इस पे कोई चार्ज नहीं आया। तो चार्ज किसके सर पे आ गया, देखो वही 1 2 3 वाला, 1 2 3, 1 से 3 पे शिफ्टिंग हुआ। क्लियर ना? अच्छा चलो यहां पे आया सारा चीज, अब इसके ऑर्बिटल्स भी देख लो, कुछ ऐसी चीजें हैं CH2 और इनके बीच में ये पैरेलल है बेटा, अब क्या हुआ, बस सर ये इधर की तरफ शिफ्ट हुआ और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां चले गए। ये ऑर्बिटल यहां पे भी देखो आप, पाई बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में, पैरेलल है, इसकी वजह से बन रहा है। क्लियर ना? अब ये अगर आप समझ गए हो तो आप इसको बनाने की कोशिश करो और मुझे बताओ कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं। एक तो ये बना दो और तुरंत दूसरा ये भी बना दो, एकदम फटाफट। ऑक्सीजन बेयरिंग अ नेगेटिव, और एक चीज बता दूं साथ साथ आपको, है ना, कि जितना आसान यहां प्लस लेके आना है बेंजाइलिक में, उतना ही डिफिकल्ट नेगेटिव लाइन लेके आना है। प्लस बहुत आसान होता है कार्बोकेटायन बनाना, कार्बोकेटायन बनाना इज वेरी वेरी टफ टास्क, वेरी वेरी टफ। तो आप ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ऐसे कार्बोकेटायन बड़ा इजीली जनरेट होने वाले, ये स्टेबल नहीं होते ना। बनाओ इसको फटाफट, ये दोनों बनाओ। इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखना, इस बार पाई इधर नहीं गया, क्यों नहीं गया पाई इधर, क्योंकि इसके पास रिक्वायरमेंट नहीं थी, ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन था, तो इधर से इधर नहीं, बल्कि नेगेटिव चार्ज अपने आप को डिस्पर्स कर रहा है।
एरो एकदम प्रॉपरली दिखाओ मुझे, एरो एकदम ढंग से दिखना चाहिए नोटबुक में, नहीं तो इस बार ना मैं पूरा क्रॉस मार दूंगा तुम्हारे नोटबुक में। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का एरो एकदम क्लियर दिखना चाहिए मुझे। अच्छा देख रहे हो क्या मैंने इस बार एरो कैसे दिखाया है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ध्यान दो बोर्ड पे सब, इसको बीच में दिखाया है। बीच में दिखाने का मतलब इन दोनों के बीच में पाई बन रहा है, और इसको इसके सर पे दिखाया है बिल्कुल, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब यहां पहुंच गए हैं। ऐसे दिखना चाहिए आपका, बिल्कुल एरो एकदम क्लियर दिखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है। हो गया करेक्ट? चलो चलो देख लेते हैं। देखो नेगेटिव था, नेगेटिव मतलब यहां नेगेटिव के साथ साथ इलेक्ट्रॉन प्लेयर हमें दिख रहे हैं ना, क्लियर? जरूरी नहीं हर बार नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन पेयर ही हो। जैसे देखो आप BF3 जब बनाते हो, ध्यान से समझना ये बात, तो अगर एक एक्स्ट्रा फ्लोराइड आयन मैं इसको दे दूं तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के कैसा बन जाता है? BF4 माइनस। यहां पे बेटा माइनस है लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है बोरॉन के पास, समझना दोनों चीजों में। यहां माइनस जरूर है लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या? नहीं। यहां माइनस के साथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। गेटिंग ना? अरे न्यूट्रल होता तो क्या होता? 7 इलेक्ट्रॉन होते इसके पास, एक एक्स्ट्रा बाहर से दे दिया तो एक डॉट इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा मिलकर के डबल इलेक्ट्रॉन आ गया। यहां नेगेटिव चार्ज बिल्कुल ही अलग रीजन, ये बॉन्ड बना है, डेटिव बॉन्ड हटा रहे हैं तो फॉर्मल नेगेटिव चार्ज दिया है मैंने। चलो आगे देखते हैं। ये CH2 डबल डॉट, अब देखो सिग्मा एंड पाई, सिग्मा पाई एंड नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज है। रेजोनेंस किधर से किधर? पाई नहीं उठ के आएगा, ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, ये उठ के यहां जाएगा बिल्कुल बीच में, और ये बिल्कुल हेड पे, एकदम हेड पे दिखना चाहिए। और वहां पे प्रॉपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखो। फिर डबल सिंगल, ये एकदम उसी ऑर्डर में चलते जाओ, ये उठा के एकदम हेड पे दिखना चाहिए, हेड पे। बाकी सारी चीजें। फिर ये पूरा उठा करके सर इसके बीच में, और ये उठ करके एकदम हेड पे। फिर ये उठ करके एकदम बीच में, और ये पाई उठ करके इसके हेड पे। अब चेक करो कितने बन गए स्ट्रक्चर टोटल, कितने लोगों का करेक्ट हुआ? हाथ उठाओ, रेज योर हैंड जिन्होंने एग्जैक्टली करेक्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के। वेरी गुड, वेरी गुड हरनूर। काव्य अभी भी मिस्टेक हो रहा है क्या? हाँ काव्य, एम आई ऑडिबल?
करेक्ट हुआ क्या पूरा? नहीं हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस। ऐसे ही आप इमेजिन करो कि अगर मैंने एक और स्ट्रक्चर बना लेना है। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने भाई इसके? जितना भी हमने बनाया कितने बने इसके? 5। हाँ ये ध्यान रखना 5 है। चलो एक और बनाते हैं। नाम क्या है इसका? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। ये तो सिंपल समझ में आ रहा होगा, साइक्लो मॉलिक्यूल है। और पेंटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बारी आता है तो पेंट के साथ ए ऐड कर देते हैं, या अल्क के साथ ए, अल्का बोलते हैं इसको। सो साइक्लोपेंटाडाइइन एनायन, करेक्ट, साइक्लोपेंटाडाइइन एनायन। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो फटाफट। कितने बन रहे हैं मुझे उससे मतलब है, गो अहेड। 5, ओके। फाइव बन रहा है। देखो आप किसी भी साइड से चल लो, मैं थोड़ा राइट साइड वाला क्लॉकवाइज लेके चलता हूं, तो ये आप बाहर से भी दिखा सकते हो, अंदर से भी। ऐसा करना सही है क्या? देखो तो जो मैंने दिखाया है करेक्ट है क्या ये? क्यों? ऑलरेडी हमारे पास यहां 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोई पाई भी नहीं है कि यहां से शिफ्ट हो जाए अगर ये आ रहा है, लेकिन पाई तो शिफ्ट हो सकता है ना ब्रेक करके, तो इसलिए इसका फ्लो इधर दिखाओ। ये गलत है। पाई का मूवमेंट यहां नहीं दिखाएंगे। पाई तभी मूव करता है जहां चार्ज हो, जहां पे प्लस आ जाए या डॉट आ जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, उसकी तरफ तब जाएगा, अदरवाइज अवे। यहां से ऐसे फिर घुमाते जाओ बेटा, ध्यान से। जितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाओगे, यहां पाई बना, यहां नेगेटिव आया, फिर से यहां, फिर से यहां, करते जाओ। कभी कंफ्यूजन हो तो नंबरिंग करके देख लो। खत्म हो गया? नहीं सर अभी और बनेगा। ठीक, क्या कर रहा हूं मैं? पाई को डिलोकलाइज कराने की इतनी ज्यादा आदत पड़ जाती है कि आपका कंसंट्रेशन लैप्स हुआ नहीं कि आपने मिस्टेक किया। हो गया? और एक बनेगा क्या? 1 2 3 4 5। अब देखो ट्राई करो, यहां से यहां जैसे लेके आओगे, फर्स्ट एंड फिफ्थ विल बी आइडेंटिकल। यस और नो? बना के देखो, ये एकदम आइडेंटिकल हो जाएगा अगर आपने इसको ऐसे घुमाया तो इसलिए इसको मत बनाओ। तो यही 5 स्ट्रक्चर्स होंगे। क्लियर? आई होप यहां पे भी बना लिया होगा। बना लिया क्या सबने? अच्छा मुझे बताओ, जब ये नेगेटिव अंदर आ रहा है तो आपको मालूम है ना, कोई भी ग्रुप बेंजीन पे अटैच हो, ध्यान से समझो, ये कोई ग्रुप अटैच हो तो इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन को ऑर्थो, ये पोजीशन को मेटा, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? पैरा, है ना? तो मुझे बस बता दो नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे आया है? ऑर्थो, ऑर्थो एंड पैरा आया है सबको। आप करके देख लेना, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका गड़बड़ है। तो नेगेटिव यहां आएगा, नेगेटिव यहां आएगा, एंड नेगेटिव यहां आएगा। ये वाले दोनों कार्बन पे नेगेटिव नहीं आएगा। समझ गए क्या? अब यहां से एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, सुनो ध्यान से। मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल मैं इसके पास भेज रहा हूं, इस मॉलिक्यूल के पास, तो सारे कार्बन पे आइडेंटिकल अटैक होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये कार्बन पे ज्यादा है, ये कार्बन पे ज्यादा है, यहां बिल्कुल भी कम है। इसलिए बोलते हैं कि जो इसके मेजर प्रोडक्ट आते हैं O- का इलेक्ट्रोफिलिक, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। उसमें भी अगर वो O नेगेटिव हो गया तो बहुत ज्यादा चांसेस ऑर्थो का ही होता है, अनलेस बहुत बड़ा कोई स्टेरिक फैक्टर ना आ जाए। इसलिए कभी आपने सुना है रायमंड टाइमन रिएक्शन? रायमंड टाइमन रिएक्शन
सुना है ना? कौन सा बेटा? जिसमें यहां फिनॉल ले लेते हैं, CHCl3 ले लेते हैं और KOH NaOH कुछ भी ले लो, बेसिक मीडियम, तो आपको मालूम है कि बाद में ये कंपाउंड आपको मिलता है, ये मिलता है ना सैलिसाइल्डिहाइड। बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैकेनिज्म है, काफी बड़ा मैकेनिज्म है इसका। बिल्कुल वही इलेक्ट्रोफाइल है इसका, ये बनता है। तो इसमें आप देखो इस तरह के यूजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये एसिड है, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होकर फिनॉक्साइड बन जाता है, ये वाला, समझ गए ना? अब ये अपने ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाता है। ऐसे करके आपको समझ में आएंगे रिएक्शंस अगर आप करोगे तो। क्लियर ना? यहां तक क्लियर है? सारा कहानी क्लियर? अब आ जाओ कौन सा लोन पेयर का केस देख लेते हैं। कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, लोन पेयर का देख रहा हूं मैं। लोन पेयर जब भी मैं बोल रहा हूं तो डेफिशिएंट नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट नहीं है। तो इसका मतलब कार्बन पे लोन पेयर डायरेक्टली नहीं आ सकता, क्योंकि तभी आएगा जब या तो वो कार्बीन बन रहा हो, तभी आएगा ना, तब तो वो डेफिशिएंट हो गया। इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं किसकी बात करने जा रहा हूं? अभी मेरा डिस्कशन है जहां पे C डबल बॉन्ड C और कोई दूसरा एटम भी, जैसे NH2 हो जाए, जैसे OH हो जाए, ऐसे स्पीशीज, डबल सिंगल लोन पेयर। अब क्या होगा बताओ? क्या पाई को इधर से इधर भेज सकता हूं मैं? नहीं सर, क्योंकि पाई इधर से इधर गया तो इसका बॉन्ड बढ़ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अपने गायब तो करेगा नहीं। तो उल्टा जैसे नेगेटिव में घूमता था इलेक्ट्रॉन पेयर का, वैसे यहां पे ये घूमेगा यहां और तुरंत ये पाई बॉन्ड को ब्रेक होना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या मेंटेन करना है इसको? अपना ऑक्टेट। तो जैसे ही करोगे तो कितने लोगों को समझ आ रहा है कि सर ऐसा कुछ आ जाएगा? यहां देखो जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो यहां तो कर ही देते हैं कि इसको इधर किया, इसको उठा के यहां तक नेगेटिव, वो भूल जाते हैं बेटा कि यहां पॉजिटिव डालना है। या आपको नहीं भूलना है। क्यों पॉजिटिव डालना है? क्योंकि खुद कॉमन सेंस लगाओ ना, टोटल चार्ज पहले कितना था मॉलिक्यूल पे, तो अभी भी कितना होना चाहिए? अभी देखो आपने नेगेटिव लगा दिया, इधर प्लस नहीं लगाओगे तो मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज आ जाएगा ना, वो कभी भी नहीं क्रिएट कर सकते हो, तो आपको प्लस करना है। आज दूसरे तरीके से समझो कि ये दो इलेक्ट्रॉन थे, इसने इनके बीच में बॉन्ड बनाया, एक अपने पास और एक इसके पास चला गया, तभी ना बनेगा बाबा। पाई बॉन्ड बनने के बाद क्या बोलते हैं? दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इसका। तो कार्बन को इसने डोनेट किया तो इस पे प्लस आएगा ना, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो प्लस आएगा। फॉर्मल चार्ज है एक तरह से ये, समझ गए बात? इस पे नेगेटिव क्यों नहीं आया? क्योंकि इसने जैसे ही लिया वैसे एक ब्रेक भी कर दिया, तो इसलिए कोई चार्ज इस पे नहीं आया, किनारे वाले पे आ गया, समझ गए? तो अगर आप ये पहले स्टेप में एकदम करेक्ट कर गए ना, तो फिर आपको कभी मिस्टेक होगा ही नहीं। फर्स्ट स्टेप ही सबसे क्रूशियल है, यही मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, पहले ही चार्ज गलत दिखा देते हैं, फिर उसके बाद घूमते रह जाओ चारों तरफ। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो ऐसे ही OH वाले में भी बना लोगे? चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करो तो, ये मैं देखना चाहता हूं पर्सनली। आप, हाँ बेटा, बैक बॉन्डिंग में भी वही होता है, डेटिव बॉन्ड से पाई बॉन्ड होता है। हाँ हाँ, लोन पे बनाओ, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने, फिनॉल के। कितने लोग का हो गया कंप्लीट? हाथ उठाओ, चेक करता हूं मैं आके, देखो। यहाँ क्या चार्ज दिखा है? इतना समझाने के बाद भी
नेट चार्ज यहाँ क्या है, इधर नेट चार्ज क्या है, राइटिंग तुम्हारी बहुत खराब है मेरी तरह, मुझे लग रहा था कि मेरा ही राइटिंग खराब, नहीं वो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ना, थोड़ा बस एक चीज़ किया करो ना, थोड़ा बड़ा लिखा करो। और एक मैंने मतलब अपने दलजीत सर से एक हैबिट सीखा है, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। कौन सा है? द फर्स्ट स्टेप दैट विल गिव मी क्लैरिटी। ओके ग्रेट। थोड़ा सा तुमने मिस्टेक किया है यहाँ पे, वो क्या मिस्टेक है वो मैं भी दिखाता हूँ। मैं जितना बोल रहा हूँ ना पूरी चीज़ें तुम लोग सुन करके उसको उतार नहीं रहे हो अच्छे से। ओ माई गॉड, ओ हो, क्या किया है? लास्ट स्टेप क्या किया था तुमने? हाँ ठीक, थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाओ। देखो जिनकी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है ना, उनके लिए एक टिप्स है कि कभी भी ना मिला मिला के मत लिखो। जैसे अगर मुझे अपना नाम लिखना हो तो मैं जनरली ऐसे, मतलब सॉरी साइन कर रहा हूँ ये, है ना, कॉपी मत करना है तुम लोग, जनरली ऐसे लिखता हूँ। तो कोई भी स्टेटमेंट लिखना हो ऐसे, सर की आदत मैंने देखी, वो हमेशा ना स्प्लिट करके लिखते हैं। ही विल राइट लाइक दिस। नाउ सी द डिफरेंस इन दीज टू। सिर्फ स्प्लिट करके लिखने से इतना फर्क पड़ जाता है, मतलब एक दूसरे में मिला के मत लिखो। जिनकी खराब है, जिन कई लोगों की तो इसमें भी बहुत अच्छी होती है ना, ऐसा लगता है ऐसे टाइप करके लिख रहे हैं। स्प्लिट करके लिखोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। आओ देखो इधर, पहले ये फिनॉल से बनाते हैं। देखो मिस्टेक क्या क्या किया है, अभी मैंने सिखाया था कि ओवरऑल न्यूट्रल है मॉलिक्यूल, और तुरंत जैसे ही आप ऐसे करोगे तो ओवरऑल कोई चार्ज नहीं आना चाहिए, इसलिए प्लस माइनस आपको दिखाना ही है। बट फिर भी लोन पेयर यहां डोनेट किया, इधर आया, तो वही मैं बोलता हूं कि थोड़ा भी फोकस ड्रॉप हुआ कि आपके सारे स्ट्रक्चर खराब हो जाएंगे। तो एक बच्चे ने ऐसा दिखाया था कि यहां तो प्लस कर दिया क्योंकि इतना बार समझाया यहाँ पे डोनेट डोनेट, यहां फिर से वो लोन पेयर वाले ही उसमें रह गए, ये ऐसे रह गया। समझ में आ रहा है क्या मिस्टेक है? आपने इसको ओवरऑल चार्ज बना दिया। चलो कुछ बच्चों ने क्या किया है, इसको बस इतना दिखा दिया है, वो भी मुझे थोड़ा प्रोफेशनल नहीं दिखता है। ओवरऑल नेगेटिव इज ओके, बट मैंने बोला है कि नेगेटिव के साथ अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप दिखा दो ना तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आपको ऐसे दिखा देना चाहिए, थोड़ा स्माइली बनाओ ना यार, ये देखो ऐसे बनाओ। एटीट्यूड वाला स्माइल है वो है ना। तो ठीक है, अब फिर आप यहां आ जाओ, फिर इसको यहां दिखा दो और चलते रहो ऐसे। एक बार बना लिया तो करेक्ट हो जाए। इसको ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा उसी जगह पे, इसको दोबारा, जिनको भी स्ट्रक्चर बनाने में परफेक्शन नहीं आ रहा है, इसको दोबारा जाकर के देखो, फिर से ट्राई करो, और मॉलिक्यूल ले लो, ट्राई करो। ये बहुत, इसमें अगर आपके कमांड नहीं आया ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी तो हम लोग बहुत कम इलेक्ट्रॉन घुमा रहे हैं, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ देखोगे तो सर फट जाएगा। हर स्टेप पे सोचो कि कैसे चार्जेस आएंगे। खत्म हो गया ना यहाँ पे? सो दीज आर द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल, गुड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। क्लियर? यहां तक समझ आ गया? चलो अब मेरे ख्याल से लोन पेयर वाली सारी चीजें बना लोगे। अब आ जाओ, यहीं पे एक ट्रैप दिखाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से। ये 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं, एक में नाइट्रोजन खुद रिंग का पार्ट है जिसको हम पिरिडीन बोलते हैं। द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज पिरिडीन। दूसरा एक और मॉलिक्यूल है
थोड़ा मेरा डायग्राम यार घटिया बनता है ना, मैं कैसे बनाऊं? फोर मेंबर नहीं होना चाहिए यार, ये 5 मेंबर। ओके, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। दिस इज पायरॉल, पायरॉल और ये पिरिडीन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों में ही। आप अगर इसको ऐसे करके दिखाना चाह रहे हो तो ऐसे दिखा लो, मतलब मोस्टली लोग ऐसे ही दिखाते हैं। नाइट्रोजन को मैंने ऐसे थोड़ा सा रेस्ट करा दिया है ना, ऐसे ड्रॉ करो या ऐसे एक ही बात है। सो दिस इज पायरॉल और दिस इज एंड दिस इज पिरिडीन। आपको इंटरेस्टिंगली यहां डबल सिंगल लोन पेयर होने की वजह से यहां पे रेजोनेंस होगा बेटा, दिस इज अलाउड। आप बना के देखो, यहां रेजोनेंस अलाउड नहीं है, ऐसे करके अलाउड नहीं है, मतलब कहने का आप गलती से भी ये स्टेप मत करना, दिस इज नॉट अलाउड। क्यों ऐसा? नहीं, दैट इज नॉट द ओनली रीजन। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। किसने बोला भाई ये आंसर? अरनूर, वेरी गुड। दिस इज नॉट इन द सेम प्लेन, यू चेक इट आउट। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में है, और जबकि ये ऑर्बिटल वही पहले की तरह बाबा जो बेंजीन में दिखाया था मैंने, ये सब ये से, ये सब ऐसे हैं बाबा, परपेंडिकुलर हैं। सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, मजाक। ये दोनों और ये दोनों कहां चलेगा? और ये ऑर्बिटल ऐसे है जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ, ये ऐसे है, ये ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल ही 90 डिग्री का है, तो कभी भी रेजोनेंस नहीं हो सकता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लोन पेयर विच इज प्रेजेंट इन sp2 ऑर्बिटल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। लोन पेयर, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये लोन पेयर फिर कहां है? तो देखो, अगर आप इसको रुका हुआ एज्यूम कर लो तो sp3 में है ये, बट रियलिटी में ये रुका हुआ है नहीं, पूरा रेजोनेट कर रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी बदल जाता है। नाउ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन इज नॉट sp3, इट इज sp2। फर्क है इन दोनों में, यहां पे लोन पेयर कंसीडर करते हुए ये sp2 है, यहां लोन पेयर रेजोनेंस में जाने के बाद sp2 है। अगर इसको यहीं रोक दो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। So lone pair of nitrogen which is present in sp2 hybridization. Orbital cannot participate in resonance. Lone pair in sp2 orbital cannot participate in resonance. Clear ना? रेजोनेंस होने से बेटा हाइब्रिडाइजेशन बदलता है, ये बात दिमाग में रखना आप, है ना? अब ये लोन पेयर यहां चला गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, अब sp2 ही रह गया, क्योंकि अगले ही स्ट्रक्चर में यहां पाई बॉन्ड आ चुका है ना? गॉट इट? सो ये सारी चीजें हम लोगों ने सीख ली। अच्छा, क्या इन रेजोनेंस से, क्या इन डिलोकलाइजेशन से सर कभी कोई इफेक्ट इस पे भी पड़ता है क्या? मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज पे बहुत पड़ता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ, यहां फिनॉल है, यहां NO2 है, देखो तो नेक्स्ट लेवल का आप रेजोनेंस पे चल रहे हैं हम लोग ना। एक बार यहां पे और एक बार यही NO2 आपके मेटा आयन ऑर्थो पे डाल दो, दोनों केस में कौन ज्यादा पोलर होगा? तो देखो, पोलर कौन ज्यादा होगा? तो आप ध्यान से देखो तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है सर, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करता है तो इधर वाले सेंटर पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नीचे वाले पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। आप देखो ना, यहां से पूरा घूम जाएगा, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से नीचे और नीचे से यहां चला गया। मालूम है आपको, इधर जाने से ज्यादा फेवरेबल ये केस है, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है बेटा, रुक जाओ, रिलैक्स रिलैक्स, ये नेगेटिव चार्ज है, ये किस पे है? कार्बन पे। यहां जब चला जाएगा तो नेगेटिव चार्ज किस पे हो गया? ऑक्सीजन पे। हु कैन होल्ड नेगेटिव आयन बेटर?
तो मैं फेवरेबिलिटी की बात बता रहा था कि कार्बन से बेटर है, इसका ये मतलब नहीं है कि एरोमेटिसिटी लूज कर रहा है, मैं आपको जस्ट टेंटेटिव चार्जेस के बारे में डिस्कस कर रहा था। क्लियर ना, है ना? तो यहां पे जाना चार्ज ज्यादा फेवरेबल है। तो आप सोचो ये ओवरऑल कुछ ऐसा बन गया कि ऊपर पूरा प्लस और नीचे कुछ माइनस। तो बताओ डाइपोल में इतना बड़ा लेंथ आ गया, वहीं अगर अगल बगल में हो जाते तो समझ गए? तो पैरा पोजीशन में आने से डाइपोल का कैरेक्टर और बेहतरीन हो जाता है अगर आप OH और NO2 लेके चलो। नॉर्मली क्या होता, अगर ये सब नहीं होता तो हम कैसे सोचते कि यार मान लो रेजोनेंस वगैरह नहीं होता तो OH का अपना डाइपोल ऊपर की तरफ, NO2 का अपना नीचे की तरफ, कैंसिल तो नहीं करते, अनइक्वल है, कैंसिल नहीं करते, बट हाँ डिमिनिश करने की कोशिश करते। समझ गए ना बात? लेकिन ये रेजोनेंस से देखो पूरा पूरा फ्लो चेंज कर दे रहा है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज बदलती हैं बेटा रेजोनेंस से। अच्छा, तो यहां तक हो गया, कहां तक हमने सीख लिया, कहां तक सीख लिया? प्लस हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया, लोन पेयर हो गया। अब आ जाओ दो बहुत ही खराब, इनके केस में रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता है अनलेस वो साइक्लिक में जा रहा हूं। मैं क्यों बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो, ये बहुत ही खराब रेजोनेंस है। मैं पहले आपको पाई टू पाई का दिखा देता हूं बेटा, ना एक रेजोनेंस में यहां दिखाता हूं, ध्यान से देखो, और एक रेजोनेंस में यहां दिखाता हूं। अब अच्छे से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो पाई टू पाई का रेजोनेंस, पहले मैं इसकी बात करता हूं। यहां पे कहीं कोई पोलैरिटी नहीं ना है, किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कम तो नहीं है कहीं पे भी, इधर और इधर दोनों सेम ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सुनो। तो क्या होता है, ये पाई को आप इधर भेज दो तो ये पाई अपने आप ब्रेक हो जाता है, बड़ा अजीब सा ये। अच्छा, कुछ लॉस हुआ क्या? बहुत बड़ा लॉस हुआ मॉलिक्यूल को। मालूम क्या हुआ? आपने ओवरऑल यहां पाई बॉन्ड थे 2, यहां पाई कितना बच गया 1, आपने बॉन्ड ही ब्रेक कर दिया, आपने बॉन्ड ही ब्रेक कर दिया। बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही खराब हो जाएगी। तो जब कभी भी आप बॉन्ड ब्रेक कर देते हो, ऐसे रेजोनेंस फॉर्म को पुअर रेजोनेंस फॉर्म कंसीडर करते हैं, उनको कभी भी काउंट नहीं। अदरवाइज सोचो आप बेंजीन को ब्रेक करते जाओ, खूब सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, पाई के फॉर्म में ब्रेक कर दो, नहीं करते हैं ना? तो फिर बेंजीन में पाई टू पाई का रेजोनेंस अच्छा है, क्यों? क्योंकि हमने साइक्लिक ऑर्डर में घुमा दिया, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां, कोई ओवरऑल पाई में कोई इफेक्ट ही नहीं आया। पहले भी 3 था, अभी भी 3। ऐसे रेजोनेंस अच्छे होते हैं। तो पाई अच्छा तब होगा जब वो साइक्लिक के अंदर पाई टू पाई का गेम चल रहा हो। समझ रहे हो ना? क्लियर है ना? बाकी कहीं पे भी देखो ओवरऑल पाई का लॉस नहीं हो रहा होगा। जितने भी हमने केसेस किए हैं देखो नंबर ऑफ पाई इंटैक्ट होगा, चेक करके देख लेना, है ना? तो बॉन्ड कभी भी खराब, तो ये वेरी पुअर इन स्टेबिलिटी। अच्छा यहां देखो, यहां देखो, यहां पे अगर आप, अब यहां पे थोड़ा सा प्रेफरेंस हो गया। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, कितने लोग कह रहे हैं इधर से इधर भाग जाए, है ना? ध्यान से, चार्जेस कभी भी गलत मत दिखाना ना, यहां पे प्लस। दूसरी पॉसिबिलिटी कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये पाई उठ के यहां आ जाए। ओ माय गॉड, अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर आपने ऐसा कर दिया, कौन सी बात मैं बोल रहा हूं, ध्यान से, एकदम लास्ट पॉइंट है, लास्ट मिनट फोकस। ये अगर आपने इधर और इसको इधर कर दिया, ओ माय गॉड, ये पता है आपने, ओ माय गॉड, मैं जो बोलना भी नहीं चाहिए, ये 1 2 3 में बहुत ज्यादा खराब है ये। पहली बात तो सबसे अच्छा ये है, उससे घटिया ये है क्योंकि पाई बॉन्ड कम हो गया, यहां डबल थे यहां 1 हो गए। और सबसे घटिया ये है, क्यों? ऑक्सीजन पे प्लस उतना खतरनाक नहीं है। नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम प्लस और माइनस की है ही नहीं, प्रॉब्लम है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आपने ऑक्टेट ही डिप्राइव कर दिया। देखो पहले 8 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, बहुत खुश था, अभी कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। दैट इज नॉट अलाउड। ध्यान रहेगा ये बात, दिस यू कैन नॉट। इज दैट क्लियर? समझ आ गया बात? दिस यू आर नॉट सपोज टू डू। ये बात अगर आप ध्यान से रखोगे अपने पास तो फिर रेजोनेंस में मिस्टेक्स नहीं होंगे। इसी के साथ आज का क्लास खत्म करता हूं, अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग। चलो दैट्स ग्रेट, वेरी वेरी ग्रेट। चलो बच्चों, अगले